सर माइक आपका म्यूट है। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। हम लोग नहीं सुन पा रहे आप क्या कह रहे हैं। जी मैडम नमस्कार, आ रही है आवाज? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैडम आपने बताया है कि मैं यहाँ डॉक्टर जयशंकर मिश्र हूँ और इस विश्वविद्यालय में चित्रकूट में लगभग 30 वर्षों से फाइन आर्ट्स में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और लगभग 15 वर्ष से रिसर्च कार्य भी देख रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके विश्वविद्यालय को कि इस योग्य मुझे उन्होंने समझा। स्क्रीन शेयर कर दो बेटा। सर एक्चुअली सिलेबस जितना भी है उसे किताबों से स्टडी करके पढ़ा देना दूसरी बात है, जैसा हम लोग करते हैं, लेकिन एक अनुभव अलग चीज होती है। जो आप बताएंगे वो बच्चों के निश्चय ही बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जी मैंने यही कोशिश किया है कि इस बार हम लोग ऑनलाइन ही सही फेस टू फेस रहेंगे जी। और जो टॉपिक्स है हम उसी के हिसाब से कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली ही तैयार भी किया है। तो इसमें आपने एक सिलेबस तो मुझे लगता है जो आर्ट की है वो पूरी ही समाहित है, इसमें कोई पक्ष छूटा हुआ नहीं है और बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है आपका, किंतु लिमिटेड समय में और रिसर्च कार्य के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको कुछ 10 क्लासेस में और उसके हिसाब से ही बांटा है, जैसे हमारी आपकी चर्चा हुई थी। तो एज ए होल पहला जो हम लोगों ने टॉपिक रखा है आर्ट टेक्निक्स, जो कला तकनीक, और इस पर ही चर्चा करेंगे। कला आज के लिए कला तकनीक हम सभी जानते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्ट टेक्निक्स विथ रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही हमने इस सिलेबस में रखा हुआ है और इसी के साथ हमने बहुत सारे कुछ स्लाइड्स आपके लिए तैयार किए हैं जो पीपीटी में है, तो आपके आगे भी काम आएगा। मैं इसको बाकी भी भेज दूंगा और जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे वो भी फेस टू फेस होगा। लिखित के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती हैं क्लासेस में चर्चा के क्रम में। थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लें। वैसे सभी ने पीजी किया हुआ है और सभी मास्टर्स हैं, पीएचडी लेवल के विद्यार्थी हैं, तो इन सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए कि कला क्या है। हम सभी जानते हैं, अवगत हैं, तथापि एक दृष्टिपात पृष्ठभूमि के रूप में हमने इस पे रखा है फर्स्ट स्लाइड के अंतर्गत कि वर्ड आर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड आर्ट्स और आर्टेम व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर मीन्स टू ओरिजिनेट, टू मेक, टू फिट। अर्थात कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी सृजित करना, कुछ बनाना और व्यवस्थित रूप से संयोजित करना वास्तव में कला है। In 13th AD, the word art was used for skill, but later in 17th AD, it was being used for music, dance, painting, sculpture, poetry, speech, etc. अर्थात हमारी जो भी दैनिक गतिविधियां हैं स्किल से रिलेटेड है या बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, कौशल से या किसी भी क्रिएटिविटी से, उन सभी को 13वीं सदी के बाद तो स्किल था, 17वीं सदी के बाद कला के अंतर्गत रखा गया है। हम सभी अपने शास्त्र और पुराणों के बारे में पढ़ा है, उसमें भी 64 कलाएं, कहीं 85 कलाएं, कहीं 16 कलाएं, ये सब की चर्चा आती रही है। तो कलाएं अनंत है, जो भी एक्टिविटीज गतिविधियां हमारी होती हैं वो कला के अंतर्गत आ जाती हैं। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। क्रोंचे कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। ये अनुकृति ही पर्याप्त नहीं है, बाह्य प्रभाव की अनुकृति तो अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अंतर्मन की अभिव्यक्ति भी हम इसे मानते हैं। टॉल्स्टॉय का अपना कहना है कि अपने भाव में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार व्यक्त करना कि इसे देखने या सुनने में भी वह भाव उत्पन्न हो जाए, यही कला है।
अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं कि दर्शक पर या श्रोता पर यही भाव आए, और वो यदि उत्पन्न कर पाते हैं हम, तो हम सफल होते हैं, हमारी कलाकृति भी सफल होती है। फ्राइड कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। थोड़ा सा हम लोग इससे मतैक नहीं होंगे, दमित भावनाएं ही केवल नहीं होती हैं, अच्छी भावनाएं भी होती हैं, उल्लास और उत्साह की भावनाएं भी होती हैं। रस्किन प्रत्येक महान कला ईश्वरीकृत के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। यहाँ केवल आह्लाद की बात आई, जबकि दुख और करुणा, कष्ट को भी हम कला में प्रदर्शित करते हैं और उसके सपोर्ट के लिए भी कला का सृजन करते हैं। यह अनुभूति की अभिव्यक्ति है, निश्चित रूप से यह अनुभूति की अभिव्यक्ति है। गुरुदेव टैगोर का कहना है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है। निश्चित रूप से मैथिली शरण गुप्त कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद ईश्वर के कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमारे बोध के लिए मिलता है, वही कला है। अर्थात जो सामने प्रकृति में है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसके परोक्ष की चीजों को भी हम कला में पिरोते हैं, और तभी कलाकृति श्रेष्ठ होती है और भावों को अभिव्यक्त कर पाती है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किए जाए, वही कला है। अर्थात कृत्रिमता उनका आशय है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं, पिछले 6000 वर्षों से रसिक मतिमान मानव निरंतर लिखता, कोरता, उभारता व ढालता है। इसी लिखने व कोरने, उभारने व ढालने की लाक्षणिक संज्ञा कला है। अर्थात इनके परिभाषा में कोई भी पक्ष छूटा नहीं है, सभी इसमें समाहित है। हम नित्य ऐसी गतिविधियों का पालन करते हैं या उससे जुड़े रहते हैं। कला के लिए भारतीय संदर्भ में कई शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध हैं, प्राचीन वांग में उपलब्ध हैं, जिसमें हम लोग सामान्यतः अध्ययन इन 3-4 ग्रंथों का करते हैं। जैसे नाट्यशास्त्र की बात करते हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र एक बृहद ग्रंथ है, यद्यपि नाट्य शब्द लिखा हुआ है, तथापि नाट्य के सारे ही भाव भंगमाएं हम चित्रों में पिरोने का प्रयास करते हैं, और इसलिए वह सारे सिद्धांत चित्र पर भी लागू होते हैं। हमारे अष्टादश पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण आता है। इस महापुराण में उसका एक खंड है, तीसरे खंड में भी पूरा नहीं है चित्रसूत्र, बल्कि छोटा सा हिस्सा है चित्रसूत्र। बाकी अनेक गतिविधियों के बारे में उसमें चर्चा की गई है। बृहद रूप से इस ग्रंथ में चित्रों के निर्माण, तकनीक, मटेरियल्स, जिसके बारे में हम अभी सारा चर्चा करेंगे, उन सब के बारे में उसमें विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कामसूत्र के वात्सायन ने अपने षडंग की बात करते हैं तो उसका उसी से उदाहरण मिलता है, और षडंग को हम भली भांति जानते हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार मानव जीवन को सुख, शांति व आनंद प्रदायी वस्तुओं से भरा हुआ है। यह सभी को आनंद व प्रसन्नता का अवसर प्रदान करती है। अर्थात हर तरफ सुख शांति है, आनंददायी वस्तु है। ऐसा नहीं कि उसमें कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, करुणा नहीं है, राग नहीं है, किंतु हमें उसको देखना होता है। हम आनंदमय दृष्टि से देखें और प्रकृति में जो अच्छी वस्तु है उससे आनंदित हो, उससे हम अपने आकृतियों का माध्यम, प्रस्तुतियों का माध्यम बनाए, अभिव्यक्तियों के लिए चयन करें। प्राकृतिक संसाधन सुख समृद्धि के साथ साथ मानव जीवन को दुख की घड़ी में ढांढस भी बढ़ाता है। अपनी सामाजिक परिवेश में रहकर एक कलाकार भी यही अपनी कृतियों द्वारा यही सब करने का प्रयास करता है। अर्थात वह भी दर्शक या श्रोता को आह्लादित करना, केवल मनोरंजन ही करना नहीं होता है, संदेश देना, संप्रेषित करना, उनमें वो भावना जागृत करना, जन चेतना पैदा करना, ये सारे ही कलाओं के द्वारा होता रहा है और यह संभव भी है। The creation of the human artist too is for the sheer delight of certain, and it is this creation and it is this that determines the genuineness of the art object. कलाओं के सृजन का उद्देश्य प्रायः समान होता है। अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों का लक्ष्य अनुभूतियों का संप्रेषण, कल्पनाओं की प्रस्तुति, आह्लाद तथा सुख व शांति प्रदान करना ही तो होता है। निश्चित रूप से सभी कलाओं यही चाहते हैं, उनका का लक्ष्य, तकनीकों का लक्ष्य यही है कि जो हमें अनुभूति हो रही है वह सामने वाले तक, दर्शकों या श्रोताओं तक प्रस्तुत कर सके, संप्रेषित कर सके। कल्पनाओं की प्रस्तुति, हमारी कल्पना शक्ति क्या है उसको हम आकृतियों में, चित्रों में पिरोते हैं, वह दर्शक तक पहुंचता है। आह्लाद तथा सुख व शांति प्रदान करना ही तो कला है। The aim and endeavor of all the arts are the same: poetry, sculpture, painting, dance, music. Each of these
through a rhythm of joy which is the essence of all manifestations. निश्चित रूप से सभी कलाओं का यही उद्देश्य, चाहे वो पोएट्री हो, कविता हो, काव्य हो, मूर्तिकला, चित्र, डांस, म्यूजिक, संगीत की बात हो, सभी प्रसन्नता की बातें, अभिव्यक्ति की बातें, सुख और शांति, समृद्धि की बात ही करता है। कला का मूल आधार ध्यान व साधना है, जो मन मस्तिष्क को स्थिर रख उद्वेलित भाव को शांत कर सृजन की ओर प्रोत्साहित करता है। वास्तविक कलाकार वह सब करने में समर्थ हो सकता है जो ईश्वरत्व में प्राप्त होता है। आर्ट क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा इसके लिए एक लाइन हमने यहाँ कोट किया है। आर्ट इज वेरी नेसेसरी टू नो fully about a country or a civilization of a race. कला कलाकारों के अध्ययन के लिए ही नहीं है, कला का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस कला के अध्ययन से ही हम किसी पर्टिकुलर समय, किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, उसके सामाजिक सभ्यता क्या थी, उनकी मनोदशा क्या थी, विकास का क्रम क्या था, गति क्या थी, इसके बारे में जानता है। शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेकर के अजंता, एलोरा और आगे तक की कलाओं कृतियों में हम इन सबको पाते हैं। इसलिए इसका अध्ययन सभी के लिए आवश्यक और श्रेयस्कर है। कला की अवधारणा, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं। कला की अवधारणा, पश्चिम का परिप्रेक्ष्य निश्चित रूप से भौतिकवाद रहा है, हमारा ऐसा नहीं, हमारा अध्यात्मवाद रहा है। हम कला में वैज्ञानिकता को कम देखते हैं, रूप रंग को कम देखते हैं, भाव भंगिमा को ज्यादा देखते हैं, संदेशों को ज्यादा महत्व देते हैं। भारतीय कला में सत्यम शिवम सुंदरम जैसा बोध वाक्य किसी भी अन्य देश की कला में नहीं दिखता है। जो सत्य है वही सुंदर है, वही शिव है, वही देवत्व है। यह कला मनोमय जगत एवं भूत में जगत के मध्य सेतु का कार्य करती है तथा यह स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाने में समर्थ है। साथ ही यह चेतना की अनुभूति कराती है। ब्रह्म परमात्मा मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। अमूर्त ब्रह्म के मूर्त रूप की अनुभूति चेतना ही कला है। अर्थात ब्रह्म का साकार और निराकार रूप है, तो जो निराकार रूप है उसको साकार करने की चेष्टा कला में की जाती है। द्वे वाव ब्रह्मणे रूपे मूर्त चैवा मूर्त च अर्थ्यामृत्यं स्थितं च यच् सच्च तच्च, ये बृहदारण्यक का श्लोक है। जो वर्णनातीत होता है, अर्थात कभी कभी हम सभी चित्र बनाते हैं, कलाकार हैं, और कुछ चित्र हमारी ऐसी होती है जिसमें हम खो जाते हैं। और आपको याद होगा, कई बार आपके संग भी घटना घटी होगी कि चाय की प्याली में आपके ब्रश चले जाते हैं। अर्थात हम इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारे वाटर कहाँ है, पानी कहाँ है, या ऑयल कहाँ है और चाय का कप कहाँ है। इसकी खुशी, इसकी आनंद वर्णन से परे है। यह परमानंद की ओर ले जाकर आध्यात्मिक सुख बोध कराती है। निश्चित रूप से यह परम आनंद ही है जो हमें इसका भाव देता है कि चाय की प्याला है या ब्रश धुलने वाले पानी में। कला मात्र इस जगत के लिए ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य मनुष्य को अपने आप में सीमित रखकर उसे परम तत्व की प्राप्ति की ओर ले जाना है। यह बहुत बड़ी बात है जो भारतीय कला की अवधारणाओं में प्रकट होता है। हालांकि हमारी दर्शन ही इस स्तर की है कि वही दर्शन हमारी कलाओं में आती है कि परम तत्व की ओर ले जाना, अर्थात वह तत्व जिसके लोग लालायित रहते हैं, ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तपस्या करते रहे, उनसे जो प्राप्त चीजें हैं उसकी तरफ हमें ले जाने के लिए कहती है कला। भोग में परवशित हो जाने वाली कला वास्तव में कला नहीं है। वास्तव में कला तो वह है जो परम तत्व की ओर प्राप्ति हो या परम तत्व की ओर ले जाए। विश्रांति संभोगे सा कला न कला परा लियते परमानंदे यह आत्मा सा परा कला। यह बहुत बड़ा बोधो वाक्य है, यह संदेश है, यह दर्शन है, हमारी कला की उपलब्धि है। चतुपुरुषार्थ, हमारे प्राचीन वाङ्मय में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है और हमारी कला, खास करके चित्रकला के लिए कहा गया है कि चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करने में सहायक है। अर्थात कलानां प्रबलम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतत् गृहे यत प्रतिष्ठितम। कलाओं में चित्र सर्वश्रेष्ठ है। ये संभव है कि साहित्य वाले कहेंगे साहित्य श्रेष्ठ है, संगीत वाले संगीत को श्रेष्ठ कहेंगे, किंतु हम चित्रकार, कलाकार इसे अपना श्रेष्ठ मानते हैं। ये आवश्यक भी है कि हमें अपनी श्रेष्ठता को साबित करनी चाहिए, पहचानना भी चाहिए। कोई भी कला हो, कोई कनिष्ठ या श्रेष्ठ या ज्येष्ठ नहीं है,
सभी अच्छे हैं, सभी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, सभी का लक्ष्य हमने चर्चा की एक ही होती है। किंतु चित्रों को सभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म की बात करें हम तो हम चित्रों की सृजित करके उसकी पूजा आराधना करते हैं। काम, वासनाओं, मनो दशाओं, इंद्रियों की पूर्ति के लिए हम ऐसे सुख या आह्लाद या मनोरंजन भी चित्रों के द्वारा कर लेते हैं। फिर अर्थ, कमाई भी होती है चित्र बेच करके या दूसरे तरीके से भी, और फिर मोक्ष। इन सब की प्राप्ति यदि हो जाए तो मोक्ष स्वतः मिल ही जाती है। आगे भी भर्तृहरि ने लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विषान है सब हीना। इससे हम सभी अवगत है कि बिना कला के, जानकारी के, ज्ञान के कोई भी मनुष्य नहीं है, बल्कि इस श्लोक ने तो उन्हें बिना विष और बिना पूंछ वाले पशु के रूप में माना है। यह भी एक बड़ी बात है कला के संदर्भ में। फिर कला में रसों की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो 9 रस हैं उन सब की निष्पत्ति, उत्पत्ति हम कला के माध्यम से करते हैं, और कला में वह दृष्टिगोचर होते हैं, तभी कला होती है, अर्थात वह रंग रूप रेखाओं का अंबार सी ही रह जाती है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुता शांताश्च चित्र नव रस स्मृता। ये सभी रसों के बारे में विस्तृत वर्णन शास्त्रों में आया है, हम सभी उससे अवगत हैं। एक वर्ड का कॉम्बिनेशन है ABC, आर्ट, ब्यूटी एंड कम्युनिकेशन। आर्ट हम सभी अभी चर्चा कर चुके हैं। ब्यूटी, सौंदर्य प्रस्तुति एक अलग चीज है और सुंदर लगना एक अलग चीज है। बहुत घृणित विषय वस्तुओं की भी चित्रों में परिवर्तित कर दिया जाए अच्छे तरीके से तो वो भी ब्यूटी की श्रेणी में आता है। और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो कला में कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। उसका संप्रेषण का होना, संप्रेषणीयता होनी कला में नितांत ही आवश्यक है। इस संप्रेषणीयता ही हमें प्रागैतिहासिक के बारे में, कला के बारे में भी अवगत कराता है और बहुत सारी चीजों को हमारे सामने ला के रखता है। अब कला के बाद हम आते हैं इस टेक्निक्स। बिना किसी तकनीक के कोई भी चीज आज संभव नहीं है। यद्यपि तकनीक बाद की वस्तु है, यह प्रयोग के बाद ही बनती है, लिखित रूप में आती है, किंतु आज तकनीक का शब्द हर समय प्रयोग में आता है और हर फील्ड में आता है। ये नहीं कह सकते हमारी कला के लिए टेक्नोलॉजी के तात्पर्य हम सभी अभियंत्रिकी या प्रौद्योगिकी से लगा लेते हैं, किंतु कला में भी तकनीक है और तकनीकी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ाई भी करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तकनीक शब्द का आशय उस सिद्धांत, विधि, प्रविधि, प्रक्रिया, प्रणाली आदि से लगाया जा सकता है जिसे अपनाने से किसी उत्पाद, सामग्री, कृति, कौशल आदि की प्राप्ति हो। अर्थात परिणाम के रूप में कुछ न कुछ मिले। इस सिद्धांत, इस प्रक्रिया, किसी भी सिद्धांत और प्रक्रिया से गुजरने के बाद परिणति कुछ हो, वो तकनीक कहलाती है। परिणति प्रोडक्ट्स होती हैं और निश्चित रूप से तकनीकी के पालन के बाद उसमें सामग्री भी होंगे, माध्यम भी होंगे, किंतु हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। ये तकनीकी सॉलिड फॉर्म में हो ये भी आवश्यक नहीं है, कुछ बौद्धिक क्षमताओं की तकनीक भी हो सकती है। कौशल के रूप में आज चल रहा है, हर तरफ कौशल की बातें होती है। वह प्राप्ति जिसे शिल्प के रूप में हमारे शास्त्रों में पहले ही से रखा गया था, उन सब के बारे में हम जानते हैं। शिल्प को विधि विधान से हमने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, वो एक बड़ा ही विषय है। किंतु तकनीक का उद्भव और अर्थ क्या, तकनीक का संबंध केवल मशीन या मशीन संबंधी विषय वस्तुओं से कदापि नहीं है। अर्थात तकनीक के मन में जैसे हम अवधारणा लेते हैं तो लगता है कि कोई मशीन होगी, कोई मशीन संबंधी सामग्री होगी, कोई इक्विपमेंट्स होगा, औजार होगा, उपकरण होंगे, किंतु ये कतई आवश्यक नहीं है। अब इसके बिना भी तकनीक की या का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। तकनीक को समझने के लिए सबसे पहले इसके शाब्दिक आशय को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। तकनीक शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से हुआ है और वास्तव में इसका अर्थ है कला, कला में या व्यावहारिक। हम तो तकनीकी से अभिप्राय टेक्नोलॉजी से लगाते हैं, लेकिन टेक्निकोस शब्द बताता है, शब्द पहला ही कला रख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। ग्रीक भाषा के टेक्नोस कला को पहला स्थान दे रहा है आशय के रूप में। कला में या व्यावहारिक अर्थात प्रायोगिक, प्रयोग में कुछ हो, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों टेक्ने तथा लोगोस से मानते हैं। अर्थात ये 2 शब्द हैं, टेक्ने और लोगोस, इनसे भी मानते हैं। टेक्ने का अर्थ है
कला, कौशल, शिल्प या निश्चित तरीके या ढंग से जिसके द्वारा कुछ प्राप्त किया जा सके। यहां भी वही बातें हैं कि कुछ प्राप्त करना है एक प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत। लोगोस का अर्थ है शब्द व निश्चित कथन जिसके माध्यम से अंतर्निहित विचारों को व्यक्त, अभिव्यक्त या भावाव्यक्त की जाती है। अर्थात यहाँ थ्योरी उसका पक्ष आ गया, इनको लिखित रूप में रख सकते हैं, मौखिक रूप में भी रह सकता है। अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं तकनीक का तात्पर्य किसी रीति में शब्द या कथन या भाषण से कुछ प्राप्त किया जाना है। वास्तव में यह एक सिद्धांत का ही पर्याय है। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति टेक्नन से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है बढ़ई या निर्माता। यह बिल्कुल स्पेसिफिक दे रहा है, केवल बढ़ई या ऐसे कोई निर्माण कार्य करने वाले, वो टेक्नन के पर्याय के रूप में हो सकते हैं। हमारे संस्कृत शब्द में या शब्दकोश में देखें तो इसका सजातीय शब्द तक्ष मिलता है। अर्थात तकनीक के लिए तक्ष शब्द का प्रयोग मानते हैं हम यहाँ। इसका पर्याय लैटिन भाषा के टेक्सेर से भी लगाया जाता है, जिसका आशय बुनने अथवा निर्माण करने से होता है। बुनना, आकृति बुनी तो नहीं जा सकती, लेकिन यदि वस्तुओं पे हम कार्य करते हैं तो बुनना ही है। और एक सांकेतिक भाषा में गढ़ना हम बुनने से ले सकते हैं, और चित्रों को हम गढ़ते हैं, कलाकृतियों को हम गढ़ते हैं, सृजित करते हैं, निर्मित करते हैं। अतः इसका आशय भी तक्ष का आशय हम उससे ले सकते हैं। संक्षेप में तकनीक की परिभाषा को यदि हम रखना चाहें तो कुछ शब्दों में ऐसे रखा जा सकता है कि तकनीकी का अर्थ कुशलता, कुछ करने या बनाने की प्रणाली से लगाया जा सकता है। सामान्य अर्थ में तकनीकी से आशय है वैज्ञानिक सिद्धांतों, ज्ञान, विधि प्रविधियों तथा तरीकों का प्रायोगिक अथवा व्यावहारिकता में अनुप्रयोग। वही बातें आ गई, प्रायोगिक होना ही पक्ष है उसका, तभी तकनीक है, और किसी प्रणाली से गुजरना ही है उसका सिद्धांत। इसका तात्पर्य किसी भी प्रयोगात्मक कार्य करने के तरीके से है जिसमें वैज्ञानिक अथवा स्थापित मान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया हो। ऐसा नहीं कि विज्ञान की बात करते हैं तो हम बहुत लेट बाद में आते हैं। उससे पहले विज्ञान शब्द का नहीं था, या यह जो साइंस का आज का वर्तमान का स्वरूप है, यह ऐसा नहीं था। हमारे तो शारद विज्ञान हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले से उल्लिखित है, तो यह विज्ञान शब्द वहां नहीं था, दूसरे रूप में था। तो इसलिए हम ये कहें कि वैज्ञानिक के शोध के उपरांत ही तकनीक डेवलप हुआ है या लिखित रूप में ही है, ऐसा नहीं है। कुछ स्थापित मान्य सिद्धांत भी हैं, उसे भी हम तकनीक रूप में अनुप्रयोग में लेते हैं। जो मौखिक रूप से चला रहा है बहुत सारे, जैसे घरों में खाना बनता है, चावल चढ़ा है, पानी कितना डालेंगे या कैसे पकेगा, ये तकनीक कोई बताने नहीं आया था। अब से वैज्ञानिक रूप में इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, पढ़ाई हो रही, इससे पहले कोई नहीं बताता। किसानों के ऐसे सारी गतिविधियां अपने आप होती थी, कोई टेक्निक इसकी लिखित नहीं हुआ करती थी, जिस प्रकार से आज हमारे सामने उपलब्ध है। यह मानव समस्याओं का समाधान करने हेतु सहायक औजारों, मशीनों, सामग्रियों और प्रक्रिया का विकास और प्रयोग है, और यह मानव क्रिया के रूप में विज्ञान और अभियांत्रिकी से भी प्राचीन है। जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि विज्ञान तो बहुत बाद की वस्तु है, तो निश्चित रूप से यह विज्ञान और अभियांत्रिकी से अति प्राचीन है। हम तकनीक की बात करते हैं तो प्राय हिस्टोरिक चित्रों के बारे में भी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो क्या तकनीक थी? अर्थात कुछ ना कुछ तकनीक थी, जिस रूप में हम मानते हैं ऐसा नहीं था, किंतु थी। तकनीक में प्रायोगिक उपयोगिता होना नितांत आवश्यक है, इसलिए इसे एक कला का या विज्ञान का यह स्वरूप माना जाता है जो कि वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा व्यावहारिक धरातल पर उतरती हो। अर्थात तकनीक में वह सारे वैज्ञानिक ज्ञान हों, सिद्धांत हों, किंतु उसे प्रक्रियागत रूप में किसी विधि के रूप में गुजर के किसी प्रोसेस के रूप में आना ही पड़ता है, और कोई न कोई परिणति के रूप में वह धरातल पर उतरती है, कोई हमें प्रोडक्ट देती है, उत्पाद देती है। जैसे हम यदि जल रंग तकनीक का पेंटिंग शुरू करते हैं तो पेंटिंग हमें वाटर कलर पेंटिंग उपलब्ध होती है। कोलाज से काम करना शुरू करते हैं, कोलाज पेंटिंग, अंत में हमें कोलाज बनाने की प्रक्रिया से हम गुजरे हैं और अंततः हमें कोलाज पेंटिंग का स्वरूप सामने आता है। इसमें प्राप्त विज्ञान एवं मान्य स्थापित ज्ञान को इस तरीके से नियोजित और व्यवस्थित किया जाता है कि कार्य प्रणाली में सरलता, सुगमता तथा एकरूपता हो। 3 वर्ड मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, सरलता, सुगमता और एकरूपता।
वो सरल हो। निश्चित रूप से तकनीक ऐसी होती है जो सरल हो तो सबके पास सुलभ आसानी से पहुंच जाएगी और उसका पालन अनुपालन प्रयोग किया जा सकता है। सुगम भी हो, सुगम का मतलब आसान हो, सबके पास उपलब्ध हो, अनुपलब्ध ना हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि मिले ही नहीं तकनीक। किंतु साथ ही इसमें एक रूपता भी होती है। जैसे हम कर लेते हैं तो उसकी एक रूपता एक सिद्धांत बन जाता है, मानक बन जाता है, और वो सभी उसी को फॉलो करते हैं कि आज हम कोई पेंटिंग करते हैं, कैसे बैकग्राउंड करेंगे, कैसे लाइन ड्राइंग करते हैं, कैसे शेड्स करते हैं, फर्स्ट टोन सेकंड टोन हाईलाइट सारे कैसे दे दें, ये हम देख देख के बनते हैं करते हैं। लेकिन शिक्षक एक होता है, वो सबको एक जैसा बताता है, तो एक रूपता होती है। किंतु बाकी हम अपने हिसाब से डेवलप करते चले जाते हैं इन चीजों को। कार्य करने की विधि व प्रविधि को तकनीक के रूप में जाना जा सकता है। अर्थात संक्षेप में बिल्कुल सूत्र रूप में कहें तो यह कार्य करने की विधि है या प्रविधि है जिससे तकनीक की संज्ञा दी गई है। अब हम आते हैं तकनीकों का आरंभ, अर्थात कब आरंभ हुआ। तो माना जा सकता है कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो तकनीकों का लेखन भंडारण शुरू हुआ होगा। आरंभ में प्रागैतिहासिक काल में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन टेक्निक तो थी, किंतु उनका ज्ञान नहीं था, भान नहीं था, उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं थी और समझाने की भी जरूरत नहीं थी। आदिकाल में जब मानव उद्यम करना आरंभ कर दिया था और ज्ञान का भंडार आधार लेने लगा था, तभी उसे इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी। जब हमारे पास सामग्री आ जाएगी, संसाधन हो जाएंगे, सुविधाएं हो जाएंगी, तब हमें उसके संरक्षण की भी जरूरत पड़ती है। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ देते और ये भी सोचते हैं कि इस ज्ञान को आगे तक भी बढ़ाया जाए, तो फिर तकनीक का लेखन या सिद्धांत बनना शुरू हो जाता है। उसके संरक्षण और संवर्धन हेतु भाषा व शब्दों की जरूरत होने लगी और विविध ज्ञान से संदर्भित विशिष्ट शब्दों व संबोधनों का आरंभ हो गया, जो विशेष रूप से विज्ञान की शाखाओं से संबंधित विषयों के संदर्भ बने। अर्थात इन शब्दों के सिद्धांत बनने लगे, उसके लिए शब्द बने, भाषा बनी और लिपिबद्ध होती चली गई। तकनीक एक साकार रूप में आ गई, जो निराकार थी वो साकार रूप में आती चली गई, सिद्धांत रूप में, स्थूल रूप में आकार लेती चली गई। खास करके यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में ज्यादा संदर्भित हुई। आगे चलकर विकास के साथ कला व अन्य विषय विशेष की अपनी अपनी तकनीक और तकनीकी शब्दावली भी विकसित हो गई। अर्थात ये जो विज्ञान पे लागू हो रहा था वो अब सभी विषयों में लागू होगा। लेखन तकनीक, भाषा की बात है लेकिन वहां लेखन तकनीक कहते हैं। कौशल, स्पीकिंग, आप कम्युनिकेशन स्किल पढ़ते हैं, तकनीक के बिना कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो सकता। ये सारी चीजें सभी में लागू हो गई। ज्ञान के लिए अर्थात विकसित होकर प्रायोगिक अभ्यास के लिए एक मानक बना, आगे चलकर शब्दावली बनी, सब कुछ बना, फिर आगे चलकर इसका एक मानक बन जाता है जो सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। एक अमुक विषय की, अमुक वस्तु की, अमुक परिणति प्राप्ति के लिए या उत्पाद के लिए यह तकनीक है। हम YouTube से द्वारा बहुत सारी चीजों को डाउनलोड करते हैं और घर में कोई नई डिश बनाने की कोशिश करते हैं, तकनीक वहां से ले लेते हैं, आज उपलब्ध है। तो चित्रों के बनाने में भी तकनीक वहां से हम ले लेते हैं, ये सब जगह उपलब्ध है। अर्थात यह ऐसे फैल गई है हर तरफ की, इस कोने की तकनीक दुनिया के किसी कोने में जा सकती है और किसी कोने की तकनीक हमारे किचन में आ सकती है। वास्तव में आज तकनीकी शब्द का प्रयोग इस पेशेवर दुनिया में उपयोग किए जाने वाले एक मानक अथवा पैरामीटर के रूप में किया जाता है। अर्थात जब कभी बहुत सारी चीजों को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, उसकी टेक्निकल पक्ष को भी देखा जाता है, उसकी जांच परख की जाती है कि ये सही तरीके से बनी है कि नहीं। सामान्य चीजें हम तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स के रूप में यह मानक रूप में तय हो गया है, ये यहाँ ये खड़ी उतरेगी तभी ये सामग्री बाहर जा सकती है, ये उपयोग के लायक हो सकती है। पाश्चात्य पुनर्जागरण काल में इस शब्द का प्रारंभिक अर्थ मुख्य रूप से कलात्मक, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था। अर्थात यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया हमने, राजनीतिक और दार्शनिक के साथ एक शब्द कलात्मक भी है। अर्थात तकनीकी के लिए कला में भी यह शब्द प्रयुक्त होने लगा था। बाद में प्रौद्योगिकी के आविष्कार के साथ इन शब्दों का उपयोग पहले यांत्रिक विश्लेषण में किया गया। यांत्रिक मतलब यंत्र से रिलेटेड जो भी थे उनसे, चाहे वो मोटर बाइंडिंग टेक्निक हो, इलेक्ट्रिक इंजन टेक्निक हो, भाप इंजन टेक्निक हो या दूसरी चीजें हों, उनमें प्रयोग किया गया यंत्रों के रूप में। किंतु 17वीं सदी में यह मॉडलों तथा यांत्रिक विधियों के प्रयोग का अभिप्राय बना, तो वहीं 19वीं सदी में तकनीकी शब्द की दो धाराएं, मार्क्सवाद व
प्रत्यक्षवाद से प्रभावित हुई, जबकि 20वीं सदी में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तकनीकी शब्द का प्रयोग होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी, उपकरण, संदर्भित सिद्धांतों को इसके अंतर्गत समाहित माना गया। 20वीं सदी अभी 22 वर्ष पहले बीता है। हम सभी अधिकांश लोग इसमें से 20वीं सदी के ही हैं और 21वीं सदी भी देख रहे हैं। तो इस सदी में, पिछली सदी में यह सारे क्षेत्रों में लागू हो गया तकनीकी शब्द, और इसका प्रयोग होने लगा, प्रचलन हो गया, इसके सिद्धांत तैयार हो गए, एक रूपता लाने के लिए, एक पैरामीटर मानक स्थापित करने के लिए। अब हम विजुअल आर्ट टेक्निक्स, दृश्य कला की तकनीक पर आते हैं। दृश्य कला 2 शब्द है। हम लोग, मुझे लगता है सामने बैठे सभी लोग जो श्रोता दर्शक है वो चित्रकला से ही ज्यादा होंगे, तथा दृश्य जिसे विजुअल आर्ट कहते हैं और इसे चाक्षुष कला भी कहा जाता है। कला की 2 धाराएं मूल रूप से प्रस्फुटित हुई ललित कला की के अंतर्गत, एक मंचल और दूसरा दृश्य कला। तो हम चित्रों को आधार मानकर ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसी पे अपने इस प्रेजेंटेशन को, प्रस्तुति को केंद्रित रखा भी है। यहाँ तक कि मूर्ति या इसके कमर्शियल आर्ट या दूसरे पक्षों को भी कम ही रखने का प्रयास किया है। तो देयर आर डाइवर्स मेथड्स एंड लिमिटलेस मटेरियल्स यूज्ड टू क्रिएट एन आर्ट। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि आज इसकी इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, इतनी सारी विधियां हैं और इतनी सारी सामग्री उपलब्ध है जो किसी भी कलाकृति को बना सकता है। हम तो देखते हैं बिना सामग्री की भी कलाकृतियां बन जाती है आजकल, हवाओं में कलाकृतियां बन जाती हैं बिना किसी ठोस आधार के। पहले एक चित्रों की परिभाषा में आता था कि ठोस धरातल पर, किंतु तरल धरातल पर तो शाजी हमने मथुरा में पहले भी बनते देखा है और अब हवाओं में बनते देखते हैं आकृतियों को। तो ये सारी चीजें, लाइट एंड साउंड या लेजर रेज या जो भी हो, ये चित्र का ही तो रूप है। वो टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें वो चीजों की, तो यहाँ फिर टेक्नोलॉजी शब्द आ जाता है। द विजुअल आर्ट्स आर आर्ट फॉर्म सच एज। सर, हाँ सर आपका ये फर्स्ट पेज ही पीपीटी का ओपन है, मतलब मैं तो इसको बढ़ा रखा हूँ, 1 मिनट देखता हूँ। नहीं सर, यहाँ शो नहीं हो रहा है कोई भी और। मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से ही मतलब फर्स्ट पेज ही ओपन है। मैं तो सारी, अच्छा मैं देखे छे सुने छी। मैं कोशिश करता हूँ फिर से आपको दिखाने का। और ये अब मैं तो दिख रहा हूँ आपको अब। यस सर, आप दिख रहे हैं सर। और अच्छा, धन्यवाद का पेज आ गया है सर। नहीं, वो तो मैंने बढ़ाया कि पीछे में हूँ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं उतरा इसमें। जी सर, मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखता हूँ, मैं फिर से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा इसको देखो तो शेयर होगा नहीं, मैं करता हूँ, तुम बताओ। वो नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा था मैं। अच्छा, धन्यवाद पेज आ गया था अभी ना, इसका मतलब हम पीछे जा सकते हैं। यस सर। हाँ, मैं यहीं से बदल रहे हैं पेज। यस सर, अभी बदल रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, तो मैं फिर से देखता हूँ स्लाइड्स को। फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको बिगिनिंग से। आ रहा है, बदल रहा है। कला की अवधारणा। जी सर, कला की अवधारणा वाला पेज है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, तो देख रहे हो, मैं रुकता हूँ पे जहाँ थे। ये मैं आप लोगों को उपलब्ध करा, यहीं थे शायद हम लोग, विजुअल आर्ट टेक्निक्स पे थे। ये पेज ठीक है, आ गया? जी सर। अच्छा, तो थोड़ी सी यहीं हो गया। आइए चलते हैं फिर, है? अच्छा, आपने बताया नहीं तो मैं वहीं रह जाता। आप तो मैं चल रहा था विजुअल आर्ट पे, फॉर्म्स जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, मटेरियल्स और मेथड्स। ये निश्चित रूप से आज अनलिमिटेड है। मेथड भी एक स्थापित तकनीक या सिद्धांत हम पढ़ के आते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, और क्लास में यदि 30 छात्र हैं, 50 हैं, तो सबको वही पढ़ाया जाता है, लेकिन सबकी अपनी टेक्निक डेवलप हो जाती है।
सबके अपने मेथड डेवलप हो जाते हैं और सामग्रियों का चयन भी हम अपने अनुसार करने लगते हैं। समय के हिसाब से भी सामग्रियां बदलती रही हैं। जो प्रागैतिहासिक काल में सामग्री थी, जो तकनीक थी, वो आज नहीं है। जो आज है हो सकता कल नहीं रहेगा। और हम लोगों ने तो कम से कम इस 25 साल में 30 साल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी के परिवर्तन देख रहे हैं, जो एक साथ कोई और जनरेशन इतना तकनीकी परिवर्तन नहीं देख पाएगा, ना देखा होगा किसी ने। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। और द विजुअल आर्ट्स आर आर्ट फॉर्म सच एज पेंटिंग्स, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग्स, स्कल्पचर, ceramics, photography, वीडियो फिल्म मेकिंग, डिजाइनिंग, क्राफ्ट्स एंड आर्किटेक्चर। अर्थात विजुअल आर्ट में इन सभी पक्षों को हम समाहित करते हैं। हम सभी चित्र और ड्राइंग से संदर्भित जानते हैं। प्रिंटिंग एक कला है, ग्राफिक्स के तहत हम लोग करते भी हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। स्कल्पचर से आप सभी जानते हैं। सेरेमिक्स कुछ जगहों पे स्कल्पचर्स का पार्ट है, कुछ जगहों पे पेंटिंग्स का पार्ट है। सेरेमिक्स में पेंट भी होते हैं, ग्लेजेज उसका एक पेंटिंग का प्रोसेस है, उसमें डिजाइनिंग भी होती है, प्रिंटिंग भी होती है उसमें। आजकल तो सेरेमिक बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें हम अपने घरों में सैनिटरी वेयर्स के रूप में या किचन वेयर्स के रूप में, टेबल वेयर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा पक्ष है हमारे विजुअल आर्ट का, प्रेजेंटेशंस का, उसकी प्रस्तुतिकरण का। आप देखिए फोटोग्राफी में कितना परिवर्तन आ गया है। हमने कुछ लोग हो सकता है इस बीच के रील्स देखे ही ना हो, नेगेटिव देखे ही ना हो, किंतु वो इतिहास हो गई है। आज भी कुछ जगहों पर मिल जाते हैं। और वह फिल्म बनाना, फिर आप ट्रांसपेरेंसीज बनाते थे प्रेजेंटेशंस के लिए पहले, फिर एक टीपी आती थी ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसके बाद स्लाइड्स प्रोजेक्टर, और अब पीपीटी प्रोजेक्शन से हम काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज परिवर्तन है। वीडियो चीज है, फिल्म मेकिंग का क्षेत्र है, सभी जगह कलाकारों की कला की आवश्यकता होती है और नित्य नूतन इसमें खोज भी जारी है। डिजाइनिंग का सेक्टर हो, डिजाइनिंग से पूरा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट भी डिजाइन का है। क्राफ्ट्स वर्क हो, आर्किटेक्चर का कई कॉलेज है। हम आपके पड़ोस में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के साथ ही आर्किटेक्चर भी लगा हुआ है। तो वास्तुकला भी हमारी कला का एक अंग रहा है। और जब हम कला की बात करते हैं, चित्र, मूर्ति और वास्तु एक साथ कई बार चर्चा हुई है। आगे भी हम किसी माध्यम के तरह उसमें चर्चा में लाएगा। मेनी आर्टिस्टिक डिसिप्लिन्स सच एज परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंसेप्चुअल आर्ट्स एंड टेक्सटाइल आर्ट्स also involves aspects of visual arts as well as arts of other types। अर्थात इन सभी का भी प्रयोग हम इसमें किसी न किसी रूप में देखते हैं। और कोई प्ले हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है स्टेज पर, और यदि हम क्लिक कर देते हैं तो वो चित्र ही तो हो जाता है। उससे पहले वो चलता हुआ रहता है। फिल्मों में चलचित्र हम कहते हैं, तो चित्र से जुड़ा ही है, उससे अलग नहीं है। ये सारे विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से 5 टेक्निक्स की चर्चा आती है, कुछ जगहों पे 7 आती है। ये पाश्चात्य सभ्यता के संदर्भ में आता है। 5 टेक्निक्स ऑफ आर्ट्स, ये 5 टेक्निक्स जो आर्टिस्ट यूज करते हैं या क्रिएट करते हैं, कोई कलाकृति बनाने में, कोई चित्र की रचना करने में, कोई कंपोजिशन बनाने के लिए। उनमें से मूल रूप से ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये 5 की जब बात करते हैं, अनेक हैं, बहुत सारे हैं। इसमें से जब 3 की बात करते हैं तो हम पेंटिंग, स्कल्पचर और कमर्शियल आर्ट कहते हैं। सिर्फ 3 की बात करते हैं तो आज दृश्यकला के अंतर्गत आकृति सृजन वास्ते अनेक विधियों तकनीकों का प्रचलन है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कलाकार अपने सृजन में नित्य नूतन आयामों का प्रयोग अलग प्रभावोत्पादन के लिए करते रहते हैं। हर कलाकार सोचता है कि हमारी कलाकृति ज्यादा प्रभावित हो, कर सके, लोगों को प्रभावशील हो, इसलिए कुछ ना कुछ नया इनोवेशन उसमें करता रहता है, जोड़ता रहता है। अपनी पहचान भी उसकी बनती है इससे, और ऐसा लगता है कि फलानी की कलाकृति तय हो जाती है। इससे कला की मौलिकता भी स्वतः स्थापित हो जाती है और कलाकृति में नवाचार तथा सृजनात्मकता परिलक्षित होने लगती है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार आरंभिक रूप से अभिव्यक्ति के लिए 4 तकनीकों, आयामों का वर्णन मिलता है, यथा साहित्य, संगीत, कला और वास्तु। देखिए 4 की बात जब हम करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो साहित्य को रखा हमने। बिना लिटरेचर्स हमारा दर्शन या हमारी बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं, और साहित्य ही आगे तक ले जाती है, लिखावट। संगीत, विभिन्न रूपों में संगीत के बारे में हम जानते हैं। 2000 साल से ज्यादा ही प्राचीन ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। कला का तात्पर्य यहाँ पे चित्र, मूर्ति, वास्तु सभी से आ जाता है, तथापि वास्तु को अलग से रखा है। भवन निर्माण की कला, आज इसके बहुत सारे आयाम है, डायमेंशन से। आज आप देखेंगे पुल निर्माण की कला अलग से है, और आपको ताज्जुब होगा इस पुल निर्माण की कला के बारे में हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में विस्तार से वर्णन मिलता है। आप सोचिए, पुल उस समय बनाए जाने की बात कर रहे हैं हम, जहां तराग अर्थात तालाब और कूप खोदने की बात
बनाने की बात आती है, वहाँ पुल के निर्माण के बनाने के तरीके भी आते हैं। व्यावहारिक कला आदि इनके भी अनेक भेद और उपभेद आज हमारे सामने आ गए हैं। यदि हम किसी चित्र की बात करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, तो कितने सारे चित्र हैं, कितने सारे तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के। हम ऑयल पेंटिंग्स, वाटर पेंटिंग, पेंसिल पेंटिंग्स, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से चले जाते हैं तो उसके टेक्निक्स है, कंपोजिशन, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, इसे बहुत सारे स्केचिंग, ऐसे अनेक है। बदल रहा है स्लाइड ना? इंपॉर्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, महत्व एवं उपाय। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? कला की अवधारणा पे ही स्टिल है, रुका हुआ है। आया नहीं आया? नहीं सर, पूरा ही गायब हो गया। अब आया? नहीं सर, वो स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। लिंक तो नहीं कट गया, देखिए। ये आया कुछ? जी सर आ गया। ये चलते फर्स्ट पेज बढ़ रहा है अभी? नो सर, रुका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा पेज आया गार्ड खुला? नो सर, धन्यवाद वाला पेज शो हो रहा है बस। अरे सर ये लास्ट पेज दिख रहा है ये तो क्यों हो रहा है ऐसा? फर्स्ट पेज नहीं आ रहा है ना? नो सर, अब मॉडर्न एंड क्रिएटिव आर्ट टेक्निक्स पे वाला पेज ओपन हुआ है। बदला? हाँ सर आया, सृजनात्मक कला तकनीक वाला पेज आया सर। अभी ट्रेडिशनल आर्ट लगाया मैंने। तो सर अभी सृजनात्मक कला तकनीक है, आधुनिक सृजनात्मक कला तकनीक। मैं हूँ दृश्यकला के तकनीक पे, नहीं आ रहा ये? नहीं सर, दृश्य कला नहीं है। मुझे लगता है नेटवर्क इशू तो नहीं हो गया, लेकिन ये तो कोई तो आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा? सुनै छी चंदन? मैं स्क्रीन तो मेरा लिखा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा? धन्यवाद आ जा रहा है ना? जी सर धन्यवाद वाला पेज आ रहा है, उसके पहले क्यों नहीं? यस सर, लास्ट पेज है। लास्ट पेज आ रहा है, लेकिन इसके पहले वाला क्यों नहीं आ रहा? अब आया क्या? यस सर, अध्ययन का महत्व, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कला तकनीकी के अध्ययन का महत्व। तो मैं फुल स्क्रीन करने के बाद लगता है नहीं आ रहा है, तो मैं अभी देखता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ फिर से। अब आया लोक कला तकनीक। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी आ रहा है? जी अभी यस सर। तो मैं ऐसे तो मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो चलिए मैं इसी पे करता हूँ, फिर फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ।
और हम चर्चा करते हैं। ये आ रहा है विजुअल आर्ट टेक्निक्स? यस सर विजुअल आर्ट टेक्निक आ रहा है सर, हम लोग को फुल स्क्रीन पे दिख रहा है सर। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, बंद हो गया। हाँ? आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही यस है। सर, अब दिख रहा है सर, दस्तकला तकनीकी विजुअल आर्ट टेक्निक दिख रहा है। वहां जाने पे बंद हो जाता है, फुल स्क्रीन पे बंद रहने दो। ये आ रहा है अब? यस सर आ रहा है। दृश्य कला तकनीक आ यस रहा है? सर। जी जी अच्छा जी सर, अच्छा, तो मैं एक और बदल के देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। दृश्य कला तकनीक चेंज हुआ? यस सर। चेंज हुआ? चेंज यस हुआ ना? सर। यस हाँ सर। यस सर, हाँ सर। सर। तो मैं ऐसी इसको फुल स्क्रीन करने में लगता है कुछ दिक्कत हो रही है मुझे। सर हम लोग को कल फुल से मैं स्क्रीन दिख कोशिश रही है करूँ। सर। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, आपको दिख रही तो अच्छी बात है। और मैं कल कोशिश करूंगा ग्लोबल से करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी में ही, आज तो मैं कुछ और काम में व्यस्त था, तो वहां से थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, 5 टेक्निक्स की यस बात हम कर रहे थे। और ये 5 टेक्निक्स के बाद भी हो गई है, हम चले जाते हैं इस पे। फोटोग्राफी की बातें कर रहे थे, प्रिंटिंग की बात है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, ये सभी हम अवगत हैं इससे। आज ये सभी में क्रांति आ गई है, परिवर्तन आ गया है। आज दृश्य कला के अंतर्गत आकृति सृजन वास्ते अनेक विधि व तकनीकों का प्रचलन है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कलाकार अपने सृजन में नित्य नूतन आयामों का प्रयोग अलग प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। इससे कला की मौलिकता भी बनी रहती है, उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन भी रहती है, और कलाकृति में नवाचार तथा सृजनात्मकता का भी दृष्टि देख सकते हैं हम कि नवीनीकरण कैसे हो रहा है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार आरंभिक रूप से अभिव्यक्ति के लिए जिन 4 तकनीकों या आयामों का वर्णन मिलता है, उनमें साहित्य, संगीत, कला व वास्तु उल्लेखनीय है। वास्तु का तात्पर्य आर्किटेक्चर से। आगे चलकर दृश्य अथवा चाक्षुष कला की 3 प्रमुख तकनीक अथवा धाराएं प्रवाहित होती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला तथा वाणिज्य कला। व्यवहारिक कला, आज इसके भी अनेक भेद और उपभेद हो गए हैं। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी की बात करते हैं, महत्व एवं उपादेयता, आखिर इसकी क्या है, क्यों हम इसको अध्ययन करें, क्यों इसकी अध्ययन की आवश्यकता है। आज अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में तकनीकों का अत्यधिक महत्व स्थापित हो चुका है। प्रत्येक क्षेत्र विशेष की अपनी तकनीक है, और हो सकता है उसका नामकरण व संबोधन भी तदनुसार ही हो। हर क्षेत्र की अपनी अपनी तकनीकी शब्दावली है। या यह प्रत्येक क्षेत्र की बात ही कला के क्षेत्र में भी स्थापित है, और वैश्विक स्तर पर आज तो तकनीकों का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। आए दिन हम सभी सुनते हैं न्यूज में या देखते रहते हैं कि फलाने तकनीक यूरोपियन है या अफ्रीकन है या कोरियन है, जर्मन टेक्नोलॉजी वहां से ली हमने, रशियन टेक्निक हमने ली, और यहाँ हम एयरक्राफ्ट निर्माण कर रहे हैं। अर्थात तकनीकी का व्यापार, सामग्री नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी आ रही केवल। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो टेक्नोलॉजी का मार्केट एक अच्छा मार्केट हो गया है। जैसे अभी हम रोज सुनते हैं कि एप्पल का टेक्निक वहां चाइना में बन रहा है, एप्पल कहीं और है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यह किसी भी पेशेवर कैरियर के लिए आवश्यक अंग है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, उसके बारे में अध्ययन, ज्ञान, जानकारी होना आवश्यक है। वास्तव में यह एक उपकरण है जो एक निश्चित विचार को समझने और ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में अर्थ को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। निश्चित रूप से ये उपकरण है, टूल्स, ये टेक्निक। उचित व आवश्यक तकनीकी ज्ञान अभ्यास को सरल और परिणति को उत्कृष्टता प्रदान करता है। यदि तकनीक के बारे में हमें अच्छे तरह से पता होता है कि वाटर कलर टेक्निक क्या है, इस चित्र रचना की तकनीक क्या है, तो हम आसानी से उसे बना लेते हैं और
समय पर सुविधानुसार और उत्कृष्टता के साथ सुंदर आकृति भी तैयार हो जाती है। ये किसी विषय में विशेषज्ञों को एक दूसरे से आपसी संवाद व अवसर प्रदान करने में भी सहायक होता है। टेक्नोलॉजी एक दूसरे को संवाद के लिए भी अवसर देता है, बात विचार करने की भी चीज देती है। अभी हम किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही आपके समक्ष हैं, या हम सभी एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। यह किसी विषय में यह मौखिक अथवा प्रत्यक्ष तौर पर सैद्धांतिक तथा लिखित रूप से ज्ञान व जानकारियों को स्थानांतरित करता है। यह निश्चित रूप से तकनीकों का हस्तांतरण, जब भी बाजार होगा तो हस्तांतरण होगा ही, एक जगह से दूसरी जगह न जाना, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। हमारे गाँव की तकनीक बहुत सारी आज भी मौखिक रूप में ही, कुछ चीजों को लिखा जा रहा है। देशज ज्ञान की बात हम करते हैं, पारंपरिक ज्ञान की, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, वो हमारे गाँव में आज भी सुरक्षित है और मौखिक रूप से। बहुत सारे ज्ञान आप सुनते हो कि फलानी पीढ़ी के संग चली गई, बहुत सारे शब्द चले गए, बहुत सारे व्यवसाय चले जा रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्रकृति की। इस ज्ञान में ज्ञान के प्रयोग की एक रूपता होती है। तकनीकी यदि कोई तैयार हो जाती है ना, उसके प्रयोग की एक रूपता होती है, साम्यता होती है, सब एक जैसा ही यूज करते हैं, इसलिए उसकी एक रूपता, और तभी पैरामीटर की बात करते हैं, मानक के रूप में करते हैं, स्वीकार्य से। यह व्यक्ति के व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तन लाता है और उसे कार्य विशेष के लिए सक्षम व समर्थ भी बनाता है। उसका जो व्यावहारिक ज्ञान है वह इससे सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, और वह लक्ष्य की ओर और प्रेरित होकर अग्रसर होता है। अर्थात चित्रकार इन तकनीकों के बारे में यदि नॉलेज है तो आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। अब तकनीकों के प्रकार की बात करते हैं। हम आते हैं ज्ञान विज्ञान के सिद्धांतों को प्रायोगिक धरातल पर उतारने के लिए तकनीकों के विविध प्रकारों का स्थान, सामग्रियों की उपलब्धता तथा विशेषज्ञों की मौजूदगी के अनुसार प्रयोग का प्रचलन है। कोई भी तकनीक, मधुबनी पेंटिंग की तकनीक वर्ली में प्रयुक्त नहीं होती, वर्ली की तकनीक राजस्थान में नहीं होती, और राजस्थान की बस्तर की गौर जनजातियों में नहीं होती। ये स्थान के आधार पर तय होता है। ऐसे ही सामग्री की उपलब्धता से डोगरा प्रोसेस करने वाले कलाकार जो मेटल के काम वहां करते हैं, या जो बंधेज की चित्रकारी राजस्थान में हो जाती है, वह किसी दूसरी जगह नहीं होती। इस सबकी अपनी क्षेत्र सामग्री की उपलब्धता के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर और विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर भी निर्भर करता है। यदि विशेषज्ञ नहीं है वहां पे तो वो काम ही नहीं होगा। कला के क्षेत्र में विविध तकनीकों के प्रयोग का संदर्भ आदिकाल से द्रष्टव्य है। एक और भारतीय कला सृजन के तकनीक पाश्चात्य कला तकनीकी से भिन्न है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी यह विविध रूपों में दृष्टिगोचर होती है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कला पश्चिमी कला से तकनीक में कैसे भिन्नता रखती है। क्या हमारी तकनीक है, क्या उनकी तकनीक है? इतना तक तो ठीक है, हमारे भारत में ही विभिन्न प्रकार की तकनीक डेवलप है, उनका प्रयोग है, उनका प्रचलन है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देख लें कितनी कला शैलियां हैं, कितनी विविधता भरा हुआ देश है हमारा। इसलिए तकनीकों का भी की भी भिन्नताएं होनी स्वाभाविक है। ये थे आंचलिक व लोक कला तकनीक। जैसे आंचलिक और लोक कला की तकनीक हमारी अलग होती है, जनजातीय कला सृजन की तकनीक अलग होती है, बिल्कुल अलग। और बहुत सारे शास्त्रीय शैली जिसकी हम चर्चा करते हैं, अजंता से लेकर के राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी, इनकी भी तकनीक तो अलग है। और तभी तो हम पहाड़ी को पहाड़ी शैली कह देते हैं, क्यों नहीं उसको अलग कहते हैं? राजस्थानी शैली, उसमें भिन्नताएं क्यों होती है? इन्हीं तकनीकों और माध्यमों के आधार पर कभी कभी सब्जेक्ट भी उनके अलग होते हैं। और आधुनिक कला तकनीक भी परिवर्तित है, उनकी विकसित है और विविध रूपों में है। इसके तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आयाम हैं। 7 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट भी चर्चा आती है पश्चिम की जगत में। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स, सिनेमा, म्यूजिक एंड थिएटर। जैसे ही सिनेमा और थिएटर की बात आती है तो हम सभी जान सकते हैं कि इस 7 आयामों की चर्चा या रचना सृजन कब हुई होगी। ये बहुत बाद की अवधारणा है, इससे पहले सिनेमा था नहीं, तब की बात, सिनेमा आने के बाद की अवधारणा है। 3 आर्ट्स टेक्निक, 3 आर्ट टेक्निक्स, चित्र रचना के लिए या सृजन कला अभिव्यक्ति के लिए 3 मूल रूप से, ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर भी काफी प्राचीन कला है, हम मूर्तिकला को अति प्राचीन मानते हैं। जैसे चित्रों की रचना गुफाओं में हुई, वैसे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मूर्तियां या पात्र देखते हैं जिसमें मूर्ति बनी हुई है। यहाँ चित्र सृजन के विविध तकनीक एवं विषयों पर ही प्रकाश डाला जा रहा है। चित्र रचना के तकनीक आधार। 7 art techniques. There are 7 art elements of art that are considered the building blocks of art as a whole.
द 7 एलिमेंट्स आर, हम सभी ने इसकी पढ़ाई की है, 7 अंग, लाइन, कलर, वैल्यू, शेप, फॉर्म, स्पेस एंड टेक्सचर। इसके आधार पर ही मूलतः चित्रों की रचना होती है। अतः कभी कभी इसके किसी एक या किसी दो अंगों के आधार पर भी चित्रों की रचना हो सकती है। लाइन की अकेली संरचना हो सकती है, बिना लाइन के कलरों के आधार पर ही चित्रों की रचना हो सकती है। और आज आधुनिक और सृजनात्मकता के दौर में हम ऐसे कलाकृतियों को देखते हैं जिसमें केवल टेक्सचर्स ही रह जाते हैं, आकृति ढूंढे नहीं मिलती है। तो वह भी कला का एक स्वरूप है। यह परिवर्तित है, नवाचार से युक्त है, सृजनशीलता पर आधारित है, इसलिए इसका भी स्वागत होता है, इसकी भी प्रशंसा और आकर्षकता इसकी भी देखी जाती है। हमने कुछ स्लाइड्स अलग से इसके लिए, ट्रेडिशनल आर्ट टेक्निक्स, पारंपरिक कला तकनीक हमारी क्या रही है, परंपरा से जो चली आ रही है। इसमें भी परंपरा से जो चली आ रही चित्र प्रणाली, चित्र शैली, वो भी दो तरीके से हम लेते हैं। पारंपरिक रूप में किंतु मानते हैं उन्हें। कला सृजन की तकनीकों का आरंभ आदिकालीन मानव सभ्यताओं के समय सृजित शैलाश्रयों के गुफा चित्रों से ही दिखने लगता है। शैलाश्रय गुफा चित्रों से दिखना, आगे चलकर मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में इसमें निरंतर नए अध्याय जुड़ते चले गए। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुआ है, उसमें नए नए सोपान, नए नए और चीजें जुड़ती चली गई। पारंपरिक कला तकनीकों का आधार मूलतः मौखिक एवं श्रुतियों पर आधारित होते हैं, जो लंबे अनुभव व अभ्यास की परिणति होती है। पारंपरिक कला तकनीक अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चली आ रही है, वो लंबे अनुभव जो उन्होंने रिसर्च करके बनाया है, कोई इसका रिसर्च वर्ड वहां नहीं यूज होता, लेकिन जो अभ्यास निरंतर करते रहे, फिर जो तकनीक डेवलप हुई है उसको इसके अंतर्गत रहती है, जिसमें मौखिक ही होती है और सुने हुए सुनाए वस्तुओं पर आधारित होती है। ये लंबे अनुभव अभ्यास की परिणति, किंतु उसका लंबा अनुभव होता है, अभ्यास होता है, और इसके लिखित सिद्धांत का होना कतई आवश्यक नहीं होता। आज हम इसको लिख के रख रहे हैं कि लोक कला मधुबनी शैली की ये पहचान है, ये विशेषताएं हैं, किंतु जब मधुबनी शैली सृजित हुआ करती थी आज से 40-50 साल पहले, तो कोई इसकी थ्योरी नहीं थी। समाज में यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही हस्तांतरित होती रहती है। ऐसे कला सृजन के तकनीकों की दो पहिया निरंतर ही समानता चलती रही है और समाज के कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ती रही है। ये दो धाराएं हैं, लोक कला तकनीक। इसके अंतर्गत भारत में विख्यात विभिन्न क्षेत्रीय तथा आंचलिक लोक एवं जनजातीय कला तकनीकों को समाविष्ट किया जाता है, यथा मधुबनी, वर्ली, गौड़ आदि। ये लोक कला तकनीक है जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आज के जमाने में बहुत सारे उसको सपोर्ट्स मिल रहे हैं, किंतु एक जमाना था जो लोक कला अपने दम पे ही चलती थी, जीती थी, आती और प्रस्तुत होती रहती थी। दूसरी शास्त्रीय कला, यह कला तकनीक के अंतर्गत देश के विभिन्न कालखंडों में देश स्तर पर बृहद रूप में प्रतिस्थापित विविध शास्त्रीय शैलियों की तकनीक को रखा जा सकता है, जैसे राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली आदि की अपनी अपनी तकनीक डेवलप हुई है। हम सभी जानते हैं उसकी तकनीकी माध्यम और सामग्रियों के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तो उस पर और डिटेल्स करेंगे। फिर पारंपरिक कला तकनीक। पारंपरिक कला तकनीक मुख्यतः दो रूपों तथा भित्ति चित्रण तथा तकनीकी तथा भूमि चित्रण तकनीक पर आधारित रही है। दो रूप पारंपरिक कला के आते हैं सामने, एक तो भित्ति चित्रण, दूसरा भू आलेखन अथवा भूमि पर चित्रण। फिर फोक आर्ट टेक्निक्स, लोक कला तकनीक। पारंपरिक कला जो हमने चर्चा की उसमें केवल दो ही आयाम लिए गए हैं, भूमि और दीवार, उन्हीं पर चित्रित हो रही है। लोक कला के भी कुछ ऐसे ही हैं, किंतु कुछ और इसमें ऐड हो जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र विशेष में आंचलिक रूप में प्रचलित कला को इसके अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। भारतीय भूभाग में स्थानीय स्तर पर अनेक लोक कला व शिल्प के उदाहरण को देखा जा सकता है। हमारे आम ग्रामीण जन मानस हो या जंगलों एवं पर्वतों में वास करने वाले जनजातीय समुदाय, सभी के मध्य ऐसी कलाओं की प्रस्तुति का अबाध प्रचलन है। अर्थात वो पहाड़ में रह रहे हों, पर्वतीय आदिवासी हों या जंगल में रहने वाले या सामान्य ग्रामीण गांव में रहने वाले, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले, सभी के बीच में कला की गतिविधियां चलती रही है। उन सबको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, उनकी तकनीकों को इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। अतः इसके अंतर्गत भारत में विख्यात विभिन्न क्षेत्रीय तथा आंचलिक लोक एवं जनजातीय कला तकनीकों को समाविष्ट किया जाता है। ये कलाएं उनकी दैनंदिनी का हिस्सा होती हैं और उनके सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों के उल्लासमय वातावरण व आनंद के क्षणों में स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। आप देखते हैं कि लोक कला अपने आप गांव में कोई भी उत्सव पर्व त्योहार हो, वो बनता चला जाता है, कोई किसी को कहने नहीं जाता है, स्वयं बनना शुरू हो जाता है। अर्थात इसके पोषक संरक्षण मूल रूप से ग्रामीण या
वो कलाकार महिलाएं ही हैं जो गांव में अपने किचन से निकलकर आंगनों तक या दहलीज तक इसको ले जाती हैं। बाहर हम उसको लेके आते हैं, बाजार आज चल पड़ा है, मार्केटिंग आज उसकी खूब हो रही है, लेकिन तो नींव में ये महिलाएं ही हैं जिसे आगे उसको लेके आ रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्वतः चलती रही, उनके दैनंदिन का हिस्सा है। सुबह उठते ही हम देखते हैं बहुत सारे घर के बाहर दहलीज पर आटे की अल्पना बनाना, सूखे आटे का। विदर्भ में था, मैं कुछ दिन रहा तो देखा कैसे सुबह बने जा रहे आटे से, और मधुबनी के मैं रहने वाला हूँ तो हमने वैसा नहीं देखा था। तो पूछा ये तो रोज बनते हैं यहाँ पे, और इसका कारण जानते हैं क्या है? कारण यह होता है कि एक तो लिपाई पुताई सफाई हो गई, जिसका बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है सैनिटेशन पर, सफाई अभियान पर, वो अपने आप हो जाती है बिना गोबर से उपलब्ध किए। आंगन या दहलीज पर ये आलेपन या अल्पना या चौक नहीं बनते हैं, वो पहला काम हुआ। उसके बाद यदि आलेपन बन गया, अल्पना बन गई, चौक बना, तो उसके दाने जो आटे के बनते हैं वो चींटी खा करके, कीटाणु खा करके बाहर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं आते, और एक आकर्षक सौंदर्य का वातावरण भी प्रस्तुत होता है। ये लोक कला के अपने आप होते रहते हैं गतिविधियां। ये कलाएं उनके दैनिक हिस्सा है, और सांस्कृतिक तथा धार्मिक दोनों ही उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव हो या धार्मिक उत्सव हो, इनमें स्वतः ही प्रस्फुटित होती रही। यद्यपि इनमें तकनीकों की महत्ता एवं विषयों की गंभीरता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लोक कलाओं में हम सभी जानते हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति की उपज होती है। उनमें तकनीक क्या है, उसकी गंभीरता, उसके विषयों को जानना या उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। उनके जीवन का ये अभिन्न अंग जरूर है। उनके संयुक्त या प्रयुक्त तकनीक सरल व स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित होती है। वो कोई अध्ययन करके या अभ्यास करके नहीं आते, वो स्वतः बनाते हैं। मूलतः लोक कला को निम्न तकनीकों के माध्यम से भित्ति पर अथवा धरातल पर उद्धृत होते हुए देखा जा सकता है। मूल रूप से दो ही आधार लोक कला के भी लेते हैं। आंगन, घरों का आंगन हो, गांव का आंगन, घर में अपना देखते बड़ा सा आंगन होता है उसके, या दीवारों का भित्ति चित्रण तकनीक म्यूरल टेम्परा रिलीफाइट के रूप में होती है। भूआ लेखन, चौक, अड़पन, अल्पना, सांझी, मारना, महबूलिया, ये जो भू आलेखन है भूमि पर विभिन्न रूपों में हर एक प्रदेश में। हम उड़ीसा में जाएं तो उसको ओसा नाम देते हैं, दक्षिण में हम सुग्गू, कोलम आदि के नाम से जानते हैं, राजस्थान में मारना जानते हैं, गुजरात में उसको साथिया कहते हैं, रंगोली महाराष्ट्र की है। ऐसे सभी की, अल्पना बंगाल की, उत्तराखंड की, या आप हिमाचल प्रदेश में लें तो उधर ऐपन कहते हैं, जबकि मधुबनी में अड़िपन शब्द से इसे संबोधित किया जाता है। ऐसी एक महबूलिया भी है जो चित्रकूट परिप्रेक्ष्य में महबूलिया केवल साल के 15 दिन पितृपक्ष में ही बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ अनोखी चीजें हर क्षेत्र में उपलब्ध है। फिर घट चित्रण तकनीक, अवसर एवं उपयोग अनुरूप विभिन्न मृतिका पात्रों पर चित्रित करना। मृतिका, मिट्टी के बर्तन विभिन्न उपयोग के लिए हम यूज करते हैं धार्मिक उत्सव में अथवा सांस्कृतिक उत्सवों में, और वहां उन मटके पे भी चित्रकारी होती है, वो भी चित्र का एक स्वरूप है। वस्त्र तकनीक में वस्त्रों में बहुत सारे चित्रों का निर्माण होता है, बिनते समय अथवा रंग करते समय अथवा प्रिंट करते। 3 तरीके से वस्त्रों में सामान्यतः डिजाइन बनते हैं, रंगीन धागे के द्वारा, चौथा उसको रंग करके अथवा उसको छपाई करके, और तीसरा उसमें हम बाटिक से टाई एंड डाई, ये सब एक मेथड, कई मेथड और भी हैं जिसके द्वारा उस पर चित्रित करते हैं। चौथा एक और तरीका है एप्लिक, कपड़े पे कपड़े को लगा करके चित्र बनाना, आकृति सृजित करना, वो भी एक तकनीक है जिसे हम कागज पे कोलाज करते हैं। अन्य उपयोगी पदार्थों पर सृजन तकनीक, पेपर मैशी, सुजनी, कठपुतली, एप्लिक, टाई एंड डाई, वाटिक आदि अनेक कलाकृतियां और शिल्प हैं जिनमें चित्रों का निर्माण होता है। पेपर मैशी की गाँव में आकृतियां बनती, उस पर चित्रकारी होती है। सुजनी आप लोग जानते होंगे, कपड़े से कपड़े पर बिछा करके एक गद्दे जैसा बनाना, उस पर फिर कलाकारी करना, जिसके लिए काथा चित्रण फेमस है, सुजनी बंगाल की फेमस है, कठपुतली, एप्लिक आदि। अब हम आते हैं क्लासिकल आर्ट टेक्नोलॉजी, शास्त्रीय कला तकनीक। शास्त्रीय कला, हम जो शास्त्र पर आधारित कला हो, जिसका शास्त्रों में दिशा निर्देशन दिया हो गया हो सृजन करने के लिए, उसे शास्त्रीय कला कहते हैं। और उनकी तकनीक लिपिबद्ध है, निर्धारित है, और उसी आधार पर ये कलाकृतियां सृजित होती हैं, तभी हम उन्हें शास्त्रीय कला की श्रेणी में रखते हैं। भारत में शास्त्रीय कला तकनीक का आरंभ विकसित मानव सभ्यता के साथ ही हुआ, और संपूर्ण देश में यह विभिन्न रूप कालखंडों में तथा अनेक शासकों के समय विविध शास्त्रीय कला शैलियों के रूप में सामने आता है। शासक के आधार पर ही कला शैली बन गई कई बार, जैसे मुगल शैली हम लोग उनके शासक के आधार पर ही मानते हैं, चाहे वो अकबर कालीन हो, जहांगीर या शाहजहां की हो, या जिसके भी हो, हम उसी के नाम से संबोधित कर देते हैं। ऐसे आप राजस्थान में देख ले तो राजस्थान में शासक का नाम तो नहीं आता, लेकिन राजपूताना शैली हम उसे कहते हैं।
स्थान के नाम पे आता है, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ शैली, बूदी कोटा शैली, ऐसे पहाड़ी कलम की बात करते हैं तो उनके भी नाम स्थान पे हुई। भारतीय भूभाग में राजवंशों के नाम से अनेक कला शैलियां विकसित हुई और उन्हीं के नाम पर ये प्रचलित भी हुई। इन शास्त्रीय कला तकनीकों को शासक वर्गों का संरक्षण और प्रोत्साहन भी प्राप्त होता था। कई बार इन्हें दरबारी कला की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसी कला तकनीकों जो विभिन्न शैलियों के नाम से विख्यात है, उन्हें स्थापित तकनीकों को मानने की बाध्यता भी रहती थी। यदि शासक वर्ग के द्वारा चित्रकार वहां दरबार में रह रहे हैं, उनकी चित्रशाला में चित्रकारिता कर रहे हैं, तो उनमें बाध्यता रहती है, उनको वैसे ही चित्र बनाने पड़ते हैं। और यह आज भी है, जब हम किसी के प्रभाव में रहते हैं, उनसे कुछ लोभ होता है या कुछ पारितोषिक मिलना होता है, तो उन्हीं के अनुरूप चित्रकारिता करते हैं, चित्र बनाते हैं। इसमें स्थापित तकनीकों मानने की हमारी बाध्यता स्वाभाविक ही है। इनमें तकनीकों की महत्ता एवं विषयों की गंभीरता की अनिवार्यता देखी जा सकती है। शास्त्रीय कला शैलियों में प्रयुक्त विषय वस्तुओं के साथ ही तकनीकों को भी महत्व दिया जाता है। गुप्तकालीन कला के बाद राजपूत, मुगल, पहाड़ी आदि विख्यात शैलियों में शास्त्रीय कला तकनीकों के प्रयोग को सदैव देखा जा सकता है। शास्त्रीय कला को निम्न कला तकनीकों के पक्षों को माध्यमों से भित्ति व धरातल पर अभिव्यक्त होते हुए देखा जा सकता है। ये जो विभिन्न तकनीक हैं शास्त्रीय कला के, जैसे फ्रेस्को चित्रण, हम सामान्यतः दीवारों पर चित्रण, फ्रेस्को चित्रण, जैसे हमने पढ़ा होगा ब्रूनो फ्रिक्सो एंड सिको फ्रेस्को, दो प्रकार के म्यूरल पेंटिंग्स, टेम्परा पेंटिंग्स, ये सारी शास्त्रीय कला के अंतर्गत चित्र बनते रहे हैं। भू चित्रण तकनीक, मोज़ेक व पच्चीकारी भी इसमें ऐड हो गई। भू आलेखन जो लोक कला के चित्र वो तो हुई, साथ में मोज़ेक के रूप में और पच्चीकारी के रूप में, या एक ही वर्ड मिलते जुलते ही हैं। आप फर्श पर रंगीन सीमेंट को लगा करके अथवा कुछ टाइल्स के रूप में, उस समय टाइल्स नहीं थे, पत्थर थे, ऐसे चित्रों को लगा, पत्थरों को कंट्रास्ट करके चित्र बनाए जाते थे। वस्त्र, कागज, काष्ठ, धातु आदि पदार्थों पर चित्र सृजन होते शास्त्रीय कला के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मॉडर्न आर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट टेक्निक्स, आधुनिक एवं सृजनात्मक कला तकनीक। ये लिमिटलेस है, डाइवर्सिफाइड है, इसकी कोई सीमा नहीं है क्षेत्र में, तथा अध्ययन के दृष्टि से कुछ तो हमें लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है और हमें थोड़ा मालूम रहना चाहिए बेसिक। आधुनिक एवं सृजनात्मक कला तकनीक, इस कला तकनीक के अंतर्गत आधुनिक कला तकनीकों को रखा जा सकता है। एक प्रकार से यह स्वतंत्र विचारों की प्रस्तुति करता है, जिसमें स्थापित कला तकनीकों के समावेश की अनिवार्यता नहीं होती है। अर्थात जो मानक, जो सिद्धांत शास्त्रीय कला के अंतर्गत तय थे, वह आवश्यक नहीं कि हम उसमें आधुनिक कला के अंतर्गत माने या सृजनात्मक कला के अंतर्गत उसे माने, उसका फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, यह कतई आवश्यक नहीं है। बेसिक माध्यम और बहुत सारी चीजें सेम रहती हैं, फिर भी हम उसे बाध्यता नहीं रहते, स्वच्छंद कह सकते हैं, स्वतंत्र से थोड़ा सा और आगे हम चले आए हैं। और इसलिए बहुत सारे कालखंड में, छोटे छोटे कालावधि में बहुत सारी शैलियों ने यूरोपियन पेंटिंग्स में आप देखते हैं कि डेवलप हुए। Creative art techniques. Creativity techniques are methods that encourage creative action, whether in arts or science. They focus on variety of aspects of creativity, including techniques for idea generations and divergent thinking, methods of reframing problems, changes in the affective environment, and so on. Although many different styles are encompassed by the term, there are certain underlying principles that define modernist art. A rejection of history and conservative values. देखिए क्या कह रहे हैं? A rejection of history and conservative values, such as realistic depiction of subjects, innovation and experimentation with the form, the shapes, colors and lines that make up the work. अर्थात पहले ही कह रहे हैं इतिहास को, और जो कंजर्वेटिव वैल्यू, पारंपरिक वैल्यू थे, हमारे मूल्य थे, उनका रिजेक्शन होना ही सृजनात्मक कला की नींव होती है, आधार होती है। अभिव्यक्ति हेतु किसी विषय पर चयन हो अथवा आधार तैयार करना हो या फिर चित्रों को रचना, इन सभी में स्थापित तकनीकी मानकों के अतिरिक्त भी सभी कलाकारों की अपनी अपनी तकनीक विकसित हो जाती है, जो उनकी मौलिक पहचान बनती है। कागज पर चित्र सृजन तकनीक, कार्टिस्ट शीट पर हम चित्र बनाते हैं, इसलिए बहुत सारे कार्टिस्ट शीट्स के नाम आजकल अवेलेबल हैं। एक जमाना में बहुत कम होते थे, लिमिटेड होते थे। कुछ
कागज के नाम तो आउट ऑफ मार्केट या आउट ऑफ अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलते ही नहीं है। जैसे एक नेपाली पेपर हुआ करता था वाटर कलर के लिए, वो अब नहीं मिलता। कैंट पेपर भी कम ही मिलते हैं। कार्टे शीट मिल जाते हैं, वाट्समैन पेपर, हैंडमेड पेपर, नेपाली पेपर, वाट्समैन पेपर, ब्राउन पेपर, पेस्टल पेपर, आज भी बहुत सारी चीज उपलब्ध है। सूखा रंग तकनीक, पेस्टल, क्रेयॉन, पेंसिल, आज के लिए गीला रंग तकनीक के लिए हम वाटर कलर इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर कलर, एक्रेलिक, ऑयल, ये सभी एनामेल वगैरह वगैरह। कोलाज, रंगीन पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा। कैनवास एवं बस चित्रण तकनीक, जिसमें एक्रेलिक कलर अथवा ऑयल कलर का इस्तेमाल होता है। तो ये रंग तकनीक हैं या बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसका प्रयोग करते हैं। अब आपके रिलेवेंट कुछ चीजें, बहुत सारी चर्चा हमने हिस्टोरिकल की है, लेकिन इतना आवश्यक है कि हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा पृष्ठभूमि के रूप में आपके सामने रखा जाए। आर्ट टेक्निक्स इन रिसर्च, शोध कार्य में कला तकनीक क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। शोध कार्य, हम सभी छात्र अभी शोध के लिए आए हुए हैं, पंजीकृत हैं, और आगे अपने अपने विषयों का चयन होगा कोर्स वर्क के उपरांत। तो उन विषयों के चयन के से पहले यह कोर्स वर्क आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि आप इनको डीपली समझें। आपका काम है अब बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना, बहुत गंभीरता से और गहराई में जाके अध्ययन करना। इस हेतु ही इस कोर्स को फ्रेम किया गया है। तो हम इस पर चर्चा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शोध कार्य का आशय आविष्कार नहीं होता, अपितु इसका तात्पर्य किसी स्थापित ज्ञान की अभिवृद्धि, समृद्धि, उसमें परिवर्तन तथा उसमें नई अवधारणाओं की खोज से लगाया जाता है। निश्चित रूप से कोई ये इनोवेशन, इन्वेंशन नहीं कह सकते, इनोवेशन हो सकता है, नॉट इन्वेंशन, आविष्कार नहीं है। हमें रिसर्च करना है, अर्थात जो ऑलरेडी है या कहीं धूमिल हो गई है, कहीं छुपी हुई है, उसको खोज के लाना है। उसमें कुछ ज्ञान में वृद्धि कर देना है, या कुछ एडिशन कर सकते हैं, या बदल भी सकते हैं। जो स्थापित ज्ञान, सिद्धांत, मानक उसके लिए पहले से हैं, और आपको लगता है आपने शोध में पाया नहीं ये गलत था, अब ये ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज बदली भी गई हैं, जो कल ऐसा था वो आज ऐसा नहीं है। वास्तव में शोध कार्य किसी समस्या के निदान का माध्यम है। यही कारण है कि आज शोध कार्य की अवधारणा बदल सी गई है और शोध का स्वरूप अधिक वैज्ञानिक तथा बहुआयामी हो गया है। इसके अंतर्गत उन कार्यों को महत्व दिए जाने लगा है जो गंभीरता से गहराई में जाकर सूक्ष्म अध्ययन कर सके, अर्थात गहराई और सूक्ष्म अध्ययन ही आवश्यक है। बहुत ऊपरी ऊपरी सतह के बहुत सारे अध्ययन होते रहते हैं, उससे बचना चाहिए। हमें गहराई, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बिंदु लें, छोटी सी समस्या लें, उसकी परिणति निदान तक पहुंचने का प्रयास करें। शोध कार्य में आज इसकी उपादेयता और सामाजिक सरोकार को भी महत्व मिलने लगा है। अर्थात आपने पीएचडी किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस पे टॉपिक पे शोध कार्य क्यों किया तो इसका औचित्य बताइए, और इसकी उपयोगिता क्या होगी, या इसका समाज में क्या सरोकार है, इसे क्या मिलेगा किसी को। इन सब बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई सिनॉप्सिस या टॉपिक्स तय करें। तो आज शोध मात्र उपाधि प्राप्त करने अथवा पुस्तकालयों हेतु का जरिया नहीं है, अथवा ये स्पष्ट है कि हम केवल डिग्री पा लें, तो डिग्री तो बहुत सारे पाते रहते, आपको क्यों दी जाए डिग्री, इससे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगी अब समय। और केवल आपकी थीसिस पुस्तकालय में जाके अलमीरा की या बुक शेल्फ की शोभा बढ़ाए, ऐसी भी आवश्यकता नहीं। आपको तो उसकी परिणति बाजार में लाना है, उसको पब्लिश करना है, ये ध्येय होना चाहिए। अपितु शासकीय योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आज के शोध कार्य, आज के रिसर्च फाइंडिंग्स, निष्कर्ष, जो शासकीय योजनाएं हैं उसमें सहयोग प्रदान करता है, करने लायक हो, यह आवश्यक है। उसमें कोई भी दिशा निर्देशन दे सके, वो कोई भी मार्गदर्शन दे सके, बड़ी बात होती है। आज शोध के आंकड़ों एवं परिणामों को आधार बना समाज के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित एसडीजी को प्राप्त करने में इसका सहयोग लिया जा रहा है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनओ के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनके विभिन्न गोल्स को, वो मैं अवसर मिलेगा कभी चर्चा करूंगा। 17 एसडीजीज क्या हैं जो सामाजिक विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, वो वैश्विक स्तर पे उनके लिए हमारे शोध कैसे उपयोगी हों, उनमें किसी एक अंग में 1000वां हिस्सा भी सहयोग दे सकता है क्या, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे शोध का लक्ष्य है, या यह ध्यान रख के ही शोध को, कार्यों को फ्रेम करना चाहिए। कोई भी शोध कार्य अपने में पूर्ण नहीं होता, प्रायः किए गए कार्य क्षेत्र में आगे और अन्वेषण की आवश्यकता और संभावना बनी रहती है। अतः कला के क्षेत्र में शोधार्थियों के लिए तकनीकी ज्ञान उन्हें अपने लिए संभावनाएं तलाशने तथा उपयुक्त तकनीक चुनने का अवसर प्रदान करता है। ये हमारी कला के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। यदि इसका अध्ययन करते हैं तो उन्हें
पीछे के भी अध्ययन का पता चलता है और आगे के रास्ते भी खुले। आपने तो काम किया ही, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संभावनाएं मिलेंगी। आपने शोध किया था और ये पाया था, क्या हम इसमें और आगे ऐसा कर सकते हैं? तो ये आवश्यक होता है। फिर शोधार्थी के संदर्भ में तकनीक। शोधार्थियों के संदर्भ में कला तकनीक शोध के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करता है, उसके विभिन्न पक्षों को खोलता है। आप अभी तकनीकों के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं हम सब, और इसी में बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। जब आप डीपली इसमें जाएंगे, किसी एक पॉइंट पे जाएंगे, तो आपको वो काम देगा, लाभप्रद होगा। कला तकनीकों का ज्ञान उन्हें शोध कार्य विषयों के चयन में सहयोग प्रदान करता है। हमने टेक्निक के बारे में सोचा, ये अच्छा, ये कोलाज टेक्निक है, इस पे काम किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है ये फलाने की कोलाज टेक्निक अलग है, किस पे हम कर सकते, केवल रंगोली पे काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इस अध्ययन में, इस कोर्स में समझने सीखने को मिलेगा। यह शोध विषयों के अनुरूप शोधार्थियों को तकनीकों के प्रयोग से प्रायोगिक शोध कार्य अथवा एक्शन रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करता है। तकनीकों का ज्ञान यदि है तो हम उससे जो एक्शन रिसर्च करते हैं ना, प्रायोगिक, जैसे साइंस के बहुत सारे स्ट्रीम में प्रायोगिक रिसर्च होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रायोगिक रिसर्च होते हैं, मेडिकल साइंसेज में प्रायोगिक रिसर्च होते हैं, और कभी कभी सोशल साइंसेज में एक्शन रिसर्च होते हैं। जो समाज शास्त्र के विज्ञानी होते हैं वो एक्शन रिसर्च पे वजन देते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज में जाके कुछ पर्टिकुलर लोगों में ही काम करना है, लेकिन उसकी प्रायोगिक तरीके से काम करना। तो इसके लिए भी हमारा काम हो सकता है कि ये पेंटिंग कैसे बनती थी कल और कैसे आज बनती है, इस टेक्निक से हम अपने शोध को गुजार सकते हैं, उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया से उसे ले जा सकते हैं। कला तकनीकों का ज्ञान शोधार्थियों को अपने क्षेत्र में पूर्णतः प्रायोगिक कार्य करने की ओर खींचता है। कला तकनीक का ज्ञान यदि सही है तो प्रायोगिक कार्य हम कर सकते हैं, उसी तरफ खींचता है। शोधार्थी चाहे तो अपने शोध कार्य में तकनीकों के अनुप्रयोग से अपने रिसर्च के परिणामों को और प्रभावपूर्ण और औचित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। यदि आपने सही ढंग से काम किया, तकनीकों का अभ्यास है, नॉलेज है, तो अपने रिसर्च को सही दिशा में ले सकते हैं और उसे सही मानक अनुरूप प्रभावपूर्ण ढंग से, आकर्षक रूप से और जस्टिफाइड तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसलिए इसकी अध्ययन की आवश्यकता है और हमें इसको अध्ययन ही नहीं करना बल्कि मनन चिंतन भी करना है। नेक्स्ट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कला तकनीक के अध्ययन का महत्व। अभी मैं एज होल की बात करता हूं और समय भी हमारे पास है 5 मिनट। एज होल फिर दूसरों को क्या लाभ होगा इससे, जो मैंने अभी सामाजिक सरोकार की बात की, उसके लिए कैसे ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। समुचित कला तकनीक के ज्ञान से बहुआयामी सृजनशीलता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। ज्ञान की यदि कला तकनीक के ज्ञान हमें है तो हम भी बहुत सारे डायमेंशंस हमें मिलेंगे, क्रिएटिविटी पता चलेगा भी, सो मेनी डायमेंशंस एंड इनोवेशंस, टेक्निक्स या एस्पेक्ट्स हमें सामने आते हैं जिसको बल मिलता है इसके अध्ययन से। इसके अध्ययन से हमें अतीत के गौरवपूर्ण कला तकनीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी चीजें कितनी समृद्धशाली थी और हम पश्चिम के चश्मे से अपनी चीजों को देखना छोड़ देते हैं। फिर हम अपनी वस्तुओं पर, अपनी चीजों पर, अपने धरोहरों और प्रतीकों पर गौरव करते हैं। तकनीकों के ऐतिहासिक अध्ययन से इसके क्रमिक विकास के बारे में जानकारी मिलती है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यदि हम देखने जाएं तो हमें पता चलता है कि सामाजिक दशा क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन क्या थी, उनका भी हमें पता चलता है। इसलिए भी यह आवश्यक है। कला तकनीकों के अध्ययन से इसमें प्रयुक्त माध्यम एवं सामग्रियों के प्रयोग में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके माध्यम और सामग्री, जिसको हम अगले कल इस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से आवश्यकता अनुसार उपयुक्त तथा गुणात्मक कला तकनीकों के प्रयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमें आवश्यक है उसमें गुणात्मकता जिसमें है, ऐसे तकनीक को हम फॉलो करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसका अनुसरण करने के लिए जागृत होते हैं या उस ओर बढ़ते हैं। कला तकनीक का अध्ययन सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यदि कला तकनीक पर अध्ययन होता है तो हमारी सांस्कृतिक संरक्षण है। हम तो जानते ही 4 लोगों और बता दिए ऐसा नहीं, ऐसा इसको संरक्षित करना चाहिए। तो ये जागृति पैदा होती है जब भावनाओं में चेतना जागती है और उसका संरक्षण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। हम अपनी कला के मजबूत तकनीकी पक्षों को समझ पाते हैं और इसे सीख सकते हैं। कला तकनीकों के अध्ययन से शोध कार्य के लिए नई संभावनाओं का पता भी चलता है। यदि हम तकनीकों का, टेक्नोलॉजीज का ढंग से जानकारी हासिल कर लेते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स, सारे दरवाजे, सारे रास्ते हमारे और व्यापक और बहुआयामी होकर हमारे सामने आते हैं। तो ये थे हमारे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष। और आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। तो ये प्रस्तुति तो पूर्ण हो गई है। हम लोग अब मौखिक रूप में संवाद कर सकते हैं और आप लोगों से मिल भी सकते हैं। फिर आ रही है आवाज सबकी? यस सर, यस सर, आ रही।
तो मैडम कैसा ठीक रहे? सभी लोगों को सुना? थोड़ी सी दिक्कत हुई, तकनीकी समस्या, मैं उतना ज्ञान नहीं रखता हूँ इस विषय में, क्षमा चाहूंगा। कल मैं कोशिश नहीं करूंगा कि सर, ग्लोबस कुछ ऐसी बात नहीं है, सभी कुछ ठीक था और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था और टॉक भी धन्यवाद। बहुत अच्छी थी सर। अरे, ये तो तकनीकी वाली जो दिक्कत है ये तो किसी के भी सामने हो सकती है, और हम लोगों के इसी पे साथ अध्ययन भी भी कर रहे हैं, और जी इसी पे अध्ययन भी हमारा है। जी जी। हाँ, नहीं, कोशिश करेंगे हाँ। कल, जो कि आज तो मैं घर से ही था, तो मैं ग्लोबस पे लगाने की कोशिश करूंगा, वहां पे हमारे पास ग्लोबस है, जी जी तो थोड़ा इजी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसमें जी विजिबिलिटी बिल्कुल और बढ़ जाएगी। जी। तो कल का टाइम भी वही 4 बजे से रखना है ना, अपना टाइम तो वही रहेगा। आप बताएं सर, वैसे 4 से 5:30 क्लासेस रहती हैं इन लोगों की, आप बताएं हाँ, अगर आपको कोई और टाइम सूट करता है तो। नहीं, महत्वपूर्ण तो इन लोगों का है ना, जब ऑनलाइन ही जुड़ना है तो इनकी भी हम्म। कोई दिक्कत ना इन लोगों को। तो मैं बता दूं, कोई यदि परिवर्तन जिस दिन होगा, किसी दिन शायद कोई मीटिंग मेरी रहेगी, तो मैं उस दिन आपको पहले ही बता दूंगा, तो जी थोड़ा सर। टाइम का रिशेड्यूल कर लेंगे। जी सर, ठीक हाँ, है सर। और ये सबसे बड़ी बात होती है, प्रेजेंटेशन में समय बहुत लगता है तैयार करने में। हाँ सर, आपने ये तो है, ये तो है। जी वर्बली बोलना तो सामने हम दोनों लोग, सब लोग संवाद कर सकते हैं आमने सामने, जी किंतु वन साइडेड में बहुत सारी चीजों को रखना, समझना, और वो स्तरीय हो, क्योंकि आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुझे अच्छा लगा। कितने लोग हैं इससे जुड़े हुए आपके? सर, यहाँ पर 13 स्कॉलर्स 13। हमारे साथ में जुड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक बार उन लोगों का परिचय हो जाए। जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपने बारे में वीडियो बताएंगे। सब लोग देख लें। तो सभी कानपुर से ही हैं, बाहर से भी स्टूडेंट्स हैं? सर मेरा नाम सर कैलाश कुमार है सर, हम अच्छा, लखीमपुर खीरी से सर हैं। अच्छा, बहुत सर सुंदर। मेरा बीए और एमए डीएवी कॉलेज कानपुर से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग कानपुर के अब हो गए। यूनिवर्सिटी से। जी सर। हाँ हाँ हाँ। चलिए प्रवीण जी, बहुत सुंदर। सर मैं कृष्ण जी मिश्रा सर, हाँ, कानपुर से मेरा बीए और एमए हुआ है डीएवी कॉलेज से। अच्छा अच्छा, जी सर। तो आप भी डीएवी के ही प्रोडक्ट है? जी सर, जी सर। हाँ, चलिए चलिए, अच्छा है। सर मेरा नाम प्रवीण यादव है और सर हम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से हैं। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से आप आए हैं, बहुत जी। सुंदर। मैं भी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आप हमारे सीनियर हुए सर। ये अच्छा लगता है ना, अपनी संस्था के नाम आए तो देखिए, मुझे बोल ही गया मैं। ये एक जो लगाव होता है। जी और सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट, ये कैलाश जी। सर मेरा सर बीए एमए सर डीएवी कॉलेज कानपुर से हुआ है, सीएससी यूनिवर्सिटी से। सर हम लखीमपुर खीरी से हैं। अच्छा, आप भी लखीमपुर से हैं? लखीमपुर में मेरे एक स्कॉलर हैं, वो मान सिंह तोमर में रजिस्टर्ड हैं। जी सर। चलिए, ये आरती जी का नहीं दिख रहा। आप कल्पना जी? सर मैंने उन्नाव से बीए किया है और एमए यूनिवर्सिटी कानपुर से किया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। और कुछ लोगों के लगता है बंद हो गए हैं। बाकी सभी लोग अपना ऑन करो अपना वीडियो और बताओ। सौरभ, हाँ मैम। बताओ सर। सर मेरा नाम सौरभ चंद्र श्रीवास्तव है और मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन बीएफए मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था और साकेत कॉलेज से मेरा मास्टर्स था। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद में जेटली जी के साथ? अयोध्या से। यस सर। हाँ हाँ, जेटली जी तो है ही वहाँ। चलिए, अच्छा। सर मैं सरोज और मेरा एमएफए जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ था और बीएफए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अच्छा, काशी विद्यार्थी से फिर लखनऊ आ गई। चलिए, अच्छा है, 2 विश्वविद्यालय का एक्सपीरियंस, और तीसरे का एक्सपीरियंस अब मिल जाएगा आपको। नहीं, ठीक है, इससे और अच्छा लगता है कि कई संस्थानों का एक्सपीरियंस, उसके अनुभव अलग होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, ठीक है मैडम, फिर और कौन है? बच्चे हैं? सिद्धिदात्री। अच्छा है ना? सब बच्चे अपना माइक नहीं ऑन कर रहे हैं। चलिए, कोई बात हैं नहीं। सारे। चलिए, कोई बात नहीं, लोग सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ, मिलते हैं कल हाँ फिर। सिद्धिदात्री बोलो।
हाँ सिद्धात्री बोल रही हैं। हाँ बोलो, माइक अनम्यूट करो बेटा। सर मेरा नाम सिद्धिदात्री मिश्रा है और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएफए किया है और अब यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं सर। कब किया था एमएफए आपने? सर पिछले साल 2021 में। अच्छा, तो हीरालाल जी थे डीन तब तक? हाँ सर, अभी दीप्ति सर है। हाँ अभी तो चलिए अच्छा है। दीप्ति मोहंती सर है सर। हाँ मोहंती जी हैं, मोहंती जी अभी मिला था, मैं जून में गया था, मुलाकात हुई थी। सब लोग अच्छे हैं और हीरालाल जी से मेरा खास रहा, हम लोग शांति निकेतन में एक ही रूम में रुके थे 1 महीना, तो उनसे अच्छी मित्रता है। सभी लोगों से पहले दीप्ति सर थे, फिर हीरालाल सर हुए, फिर से दीप्ति सर हो गए। हाँ हाँ, उससे पहले शिवनाथ जी हुए थे शायद, तो बदलता रहता है। ठीक है, वो तो व्यवस्था है। चलिए अच्छा लगा, थैंक यू सर। ठीक मैम, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल। जी सर। हाँ कल मिलते हैं। ओके बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर।